पर अगर आप ये सुनना चाहते हो कि हमने क्या पढ़ा, तो भाई हमने भी वही पढ़ा जो आप पढ़ रहे हो। इसका आंसर यही है, बस हमने उसको मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स टाइम्स पढ़ा। करा, ये बिल्कुल। वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो प्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका जो है 120 110 130 के बीच में स्कोर है और वो सोच रहे हैं उनका नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर मान लो कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई टेलीग्राम पे या कहीं पे भी, इंस्टा पे, तो आप रिप्लाई करते हो यार। है ना। बहुत लोग तो अपने आप को बहुत तुर्रम खा समझने लग जाते हैं, बहुत ही। हाँ, मैं फील कर चुका हूँ, ये काफी बच्चे तो बोल चुके हैं। तो ये वो लोग रिप्लाई नहीं करते तो। 16 में इनका 165 स्कोर था आउट ऑफ 200 इन प्री। ठीक है, उस टाइम पर मेरा स्कोर था 139। ठीक है, पर मैंने सिलेक्शन ले लिया। क्यों? बिल्कुल। हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं सोमवीर। समय बीतता गया और इनकी हिम्मत, जैसे जैसे समय बढ़ता गया इनकी हिम्मत बढ़ती गई। तो सोमवीर से जानेंगे हम पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। 2013 से सोमवीर तैयारी कर रहे हैं और अब 2023 चल रहा है, 10 साल में एक एसएससी, और बिल्कुल भी निराश नहीं, कोई हिम्मत नहीं हारी। कंसिस्टेंसी और जो मेंटल हेल्थ है उनको इन्होंने एकदम पॉजिटिव रखा। और कैसे सिलेक्शन हुआ सोमवीर से जानते हैं। हेलो सोमवीर। हेलो हेमंत भाई, कैसे हो आप? बढ़िया सोमवीर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले तो आपको यार बहुत बहुत मतलब थैंक्स बोलना चाहूंगा, जो आपने इतना प्रेशियस टाइम निकाला और चैनल पे बात करने के लिए हम लोग मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोग से मिलके। जो भी हमने ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें करी अपनी, बहुत ही मजा आया। सबसे पहले हेमंत भाई मैं बात करता हूँ कि जैसे मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, मेरी ग्रेजुएशन 2013 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, डीयू से मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, बीएससी मैथ्स ऑनर्स। बाद मेरे को एसएससी का पता चला, तो एसएससी के फील्ड में जैसे 2013 से कोचिंग वगैरह करना शुरू किया, तो जो पहला अटेम्प्ट था वो 2014 का था। तो 2014 का जो पहला अटेम्प्ट रहा, उसमें क्या रहा कि पहले आपको पता है कि टीए की अलग कट ऑफ आती थी, और इंटरव्यू हम्म। पोस्ट की अलग कट ऑफ आती थी, हम्म। नॉन इंटरव्यू पोस्ट की अलग कट ऑफ आती थी। तो वो पहली प्री क्वालिफाई, पहले अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ पता नहीं था, हम्म। बस ऐसे ही कोचिंग से उठ के पेपर दे दिया था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे चीजें पता चलने लगी, फिर 15 का दिया, तो 15 में प्री क्वालिफाई हुआ। ये मैं उस टाइम की आपको बात बता रहा हूँ, जब हम जो है पेन पेपर मोड में एसएससी देते थे। बहुत लोग जो सुन रहे हैं उनको पता नहीं होगा, आप थोड़ा सा बताओ उस टाइम के बारे में। देखो गाइस, वो एक टाइम था, मतलब सेम ये बोल सकते हो एरा रहा है हमारा। मैंने भी वो एग्जाम्स दिए हैं। जो भी जानता है, आप जिस भी टीचर से पढ़ते होगे शायद उन्होंने वो एग्जाम नहीं दिए होंगे जो हमने एग्जाम दिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स बाद में उठ के आए हैं। तो जब बिल्कुल। 13 14 का टाइम था तो पेन पेपर मोड होता था, छोटी बुकलेट मिलती थी, उसमें आप उसी जगह पर सॉल्व करते थे क्वेश्चंस को, और उसके बाद जब रिजल्ट आता तो पता चलता था पेपर लीक हो गया। और तो ये हम, वही हाँ, एरा था। और हमारे मार्क्स भी पब्लिक होते थे, जो कि हाँ। आजकल हम जो है इंडिविजुअली देख पाते हैं, हाँ। तो मार्क्स हमारे पब्लिक होते थे हाँ, तो उस वो टाइम। मार्क्स भी पब्लिक होते थे, और आप अपने टीचर्स अगर उन्होंने दिया है तो देख सकते हो उनके मार्क्स जाकर भी। तो उसके बाद जैसे 15 का दिया, तो 15 में प्री क्वालिफाई हुआ, बट क्या था कि प्रेशर, मेंस का प्रेशर नहीं झेला गया, 15 में मेंस हम्म। नहीं हुआ। ठीक है, फिर 16 से वो चीजें बहुत मतलब थोड़ा डाइसी सी रही, एसएससी में हम्म। ऑनलाइन मोड आया एसएससी का। हम्म। तो 16 में एसएससी जब ऑनलाइन में शिफ्ट हुई, तो तैयारी जो है 16 का अपना 17 में 2017 में हुआ था। तो उस टाइम पे तैयारी ठीक ठाक तैयारी हो गई थी, लगभग 3 साल के आसपास तैयारी हो गई थी। तो 16 में प्री में मेरा स्कोर 165 आया भाई। तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि मैं पहली बारी में ही जो है इंस्पेक्टर लग जाऊंगा। और मेरे गुरु रहे हैं, मैं उनसे रेगुलर टच में था। तो प्री जब मेरा 165 हो गया, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि अब मैं आपको डायरेक्ट ना इंस्पेक्टर लगने के बाद फोन करूंगा। मेरा मेंस हुआ नहीं। मैं मेंस में फेल हो गया। वो फोन जो है मैंने उनको 5 साल बाद, जब मैं लगातार 5 बार फोन फेल हो गया, जब मैंने उनको फोन किया कि भैया गलती हो गई, फिर से गाइड करो। तो ऐसा सा रहा 16 वाला एक्सपीरियंस। फिर थोड़ा डिप्रेसिंग फेज चल रहा था, लेकिन साथ के साथ क्या था, रिजल्ट मिल रहे थे। हर सीजीएल की तैयारी करने वाला बच्चा सीपीओ सीएचएसएल देता रहता है। तो पैरेलली सीएचएसएल मैंने कभी दिया नहीं, तो सीपीओ मैं दे रहा था। तो सीपीओ में सब बच्चों का टारगेट, जो भी सीपीओ अटेम्प्ट करता है उसका दिल्ली पुलिस का हम्म। टारगेट रहता है ना। नंबर भले उसके सीआरपीएफ के हो, लेकिन वो भरता पहले बिल्कुल। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है। तो दिल्ली पुलिस वहां मिल नहीं रही थी, और सीजीएल यहाँ हो नहीं रहा था। तो लास्ट में 2015 में, 16 में 2 बार सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, और 16 में तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 150 थी एसएससी सीपीओ 2016 में। तो उसके बाद 17 में मेरा आईटीबीपी में सिलेक्शन हुआ, सब इंस्पेक्टर आईटीबीपी में। और सीजीएल हुआ नहीं था, 17 का स्किप किया, तो फिर मैंने जो है आईटीबीपी ज्वाइन कर ली। आईटीबीपी ज्वाइन कर ली, वहां जाके देखा, माहौल देखा, और पढ़ाई पैरेलली चली रही थी। तो वहां जाके ये लगा भाई कि जो बच्चों ने, जिन्होंने सीजीएल निकाला और जो मैंने मेहनत करी हम्म। 3 4 साल में, कोई ज्यादा फर्क नहीं था। हम्म। हार्डली मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम या क्लिक करने की बात थी, 10 नंबर की मेहनत की कसर थी, जो मेरे को फील हुई।
तो मैंने देखा कि जो बच्चे सीजीएल निकाल लेते हैं वो कंपैरेटिवली एक अच्छी लाइफ स्टाइल और एक अच्छा फैमिली टाइम और एक बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को आगे लेके चल रहे हैं। इन कंपैरेटिवली जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और अपने सीपीओ के थ्रू जो जाते हैं उनका थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है ना। तो फिर जो है मैंने रिजाइन किया, वहां से मैं वापस आया और फिर दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की 2018 से। तो 18 से क्या हुआ कि जो यहाँ अपने पर साथ मैं टोकना चाहूंगा गाइज, ये एक ना बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि आप किसी जॉब में लगने के बाद उसे रिजाइन कर रहे हो, क्योंकि फैमिली प्रेशर और मतलब आप खुद पर भी डाउट करने लग जाते हो। ऐसा समय आता है कि लोग तो आपको ताने देते ही हैं, बिल्कुल, और आप अपनों से फैमिली को ताने देते हैं हाँ भाई। हाँ, और आप अपनों से एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रेशर हर कोई नहीं ले पाता है। तो हो सकता है आपकी फैमिली में बाप भाई बहन जो भी हैं आपके माँ बाप, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सोचने लग जाते हैं कि लड़के का क्या होगा। बिल्कुल, पता है क्या रहता है, जैसे रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, वो फैमिली को, माँ बाप को बोलने लग जाते हैं कि जैसे 3-3 नौकरियां लग गई, पता नहीं क्या बनना चाह रहा है जिंदगी में, पागल हो गया, सन की हो गया, उम्र निकल गई। सबसे बड़ी बात तो एज फैक्टर होता है जो हम कभी कंसीडर करते नहीं। हम जब देखो भाई, मैंने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते, कोई बच्चा एज फैक्टर सोच के नहीं तैयारी करता कि कभी ऐसा होगा कि एज, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि 10 साल लग जाएंगे और इतने अटेम्प्ट्स लग जाएंगे। हमेशा सोचता था कि अगर कभी बाहर हुआ तो अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से मैं बाहर होऊंगा, अदरवाइज मतलब एज फैक्टर कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि भाई लाइफ में जो डिसीजंस लेने चाहिए वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उम्र आपकी 28-29 है और 30 में आप यूआर कैंडिडेट में बाहर हो रहे हो और आपके पास अटेम्प्ट एक ही बचा हुआ है ना। तो फैमिली का सपोर्ट यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से रहा। जैसे 29-30 साल की उम्र में बैठ के सिर्फ टेबल चेयर पे पढ़ाई कर रहा था और घर वाले पैसे भेजते थे, दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहा था, घर वाले जो है गांव में रहते हैं। तो घर वालों ने लेकिन कभी भी उन चीजों को जो पड़ोसी बोलते थे, रिश्तेदार बोलते थे, वो मेरे तक नहीं आने दी। तो सबसे अच्छी चीज जो रॉक सॉलिड सपोर्ट रहा, मैं उनको मानता हूँ। उसके बाद जैसे 18 में हम बात कर रहे थे, तो 18 में पहली बार मेरा मेंस क्लियर हुआ 2018 में। 19 में मेरा लिस्ट 4 में नाम आया। 20 में मैं फाइनली मतलब 14 से शुरू करके 20 में मैं डीवी करवाने गया, जो मेरा पहला डीवी का एक्सपीरियंस। तो मैं उसी दिन मतलब ऐसा अंदर से इतना खुश था कि मतलब नौकरी मिले ना मिले, लेकिन 14 से मैं डीवी में पहुंचा हूं एटलीस्ट। तो वो एक अलग लेवल की फीलिंग थी, हालांकि उसमें 11-12 नंबर की कसर रही। गाइज यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आई, जो अभी ये सोमवीर बोल रहे कि 16 में इनका 165 स्कोर था आउट ऑफ 200 इन प्री। ठीक है, उस टाइम पर मेरा स्कोर था 139। ठीक है, पर मैंने सिलेक्शन ले लिया। क्यों? वहां पर इनकी और मेरी उसमें क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। प्री अभी आप भी दोगे, आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, आपका नहीं हो रहा, बट फिर भी वो है आपकी पॉजिटिव अप्रोच, और ओवर कॉन्फिडेंट आपको होना ही नहीं है। अगर आप उस पॉइंट पर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना, जहां आपके मान लो प्री में 170 आ रहे हैं और वहीं किसी और के 140 आ रहे हैं, और जो 140 लेके आ रहा है उसकी कट ऑफ पर ही है वो, बट वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, वो अपनी तैयारी वैसे ही कर रहा है जैसे उसको करनी है। तो इन्होंने जो गलती करी वो ओवर कॉन्फिडेंस थी। देखो, एक तो 165 आने से मैं इतना अंदर से कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं इंस्पेक्टर ले जाऊंगा। और एक और चीज मुझे याद आई, 16 में हमारे बैच में एक लड़का और था, उसके भी ऐसी 169 आए थे, ही वाज आल्सो ओवर कॉन्फिडेंट, और हमें भी लगता था कि अब तो इसकी जो पोस्ट चाहता है मिलेगी, एंड ही गॉट ऑडिटर, और वो भी सीजीडी है, वो भी पुणे में। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वही खराब हो सकता है। इंग्लिश में उस लड़के के जिसकी मैं बता रहा हूँ, उसके मेरे हिसाब से 200 में उस टाइम पर 150 एवरेज रहता था, उसके 110 भी नहीं आए, ही वाज वेरी गुड इन इंग्लिश। तो आप जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत होना। और यहाँ पे भाई बात करेंगे माइंड सेट की और मेंटल एटीट्यूड की। जैसे बात करें तो माइंड सेट ऐसा हो गया, इतना हाईली कॉन्फिडेंट हो गया कि यार इंस्पेक्टर निकाल दूंगा बढ़िया, क्योंकि प्री में भी जब रैंकिंग मार्क्स पब्लिक होते हैं तो रैंक जो है मेरी अंडर 5000 रैंक थी 165 में, और टाइम भी ज्यादा था, वो 75 मिनट का पेपर हुआ था उस टाइम पहली बार। तो माइंड सेट का अगर मैं कहूँ तो माइंड सेट इतना हाईली पॉजिटिव था। दूसरी चीज, मेंटल हेल्थ पे मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं क्या करता था कि मतलब इतना जुनून आ गया था अंदर से कि मैं टॉप 100 में, टॉप 200 में रैंक निकाल दूंगा। तो मैं क्या करता था, मैंने अपना सोने उठने का रूटीन खराब कर लिया, ना कोई हेल्थ पे ध्यान दिया। मैं जो है रात को 7-8 बजे पढ़ने बैठता और रात के 2-3 बजे तक पढ़ता रहता, और फिर 2-3 बजे सो रहा हूँ तो 10-11 बजे उठ रहा हूँ। तो जो पेपर का हमारा अटेम्प्ट करने का टाइम है मैथ्स का, जैसे मेंटल हेल्थ पे भी हमें इक्वली ध्यान देना है, हमें चीजों को बैलेंस करके चलना है, अपने सोने उठने का ध्यान रखना है, और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी डेली अपना कुछ ना कुछ, जैसे 30-40 मिनट, 40-50 मिनट अपना कोई रनिंग है, वॉकिंग, जिमिंग, स्विमिंग, जो भी आप करना चाहो
आपको 40 से 50 मिनट जो है बिल्कुल डेली लगाने ही लगाने। गाइज, कंसिस्टेंसी और मेंटल हेल्थ, इस वीडियो में आपके साथ हम यही डिस्कस कर रहे हैं। कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए या आपको किस टीचर से पढ़ना है। ये सारी दुनिया भर की वीडियोस हैं, बट जो मेन है जहां पर आप अपना टाइम बर्बाद करते जा रहे हो 10-10 साल जैसे सोमवीर भाई को हुए, तो वो रीजन यही है कि जब हम करते हैं तो हम दुनिया भर की स्ट्रेटेजी देख लेते, सब देख लेते, बट ये चीज भूल जाते हैं जो बेसिक है मेंटल हेल्थ। बिल्कुल ठीक है भाई। और जो हमारी आज के टाइम में सबसे ज्यादा खराब हो रही है, इसी मेंटल हेल्थ पे एक बात करूंगा। एक वीडियो मैंने रात के 3 बजे डाली और उस पर 10,000 व्यू आए, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब 3-4 बजे तक 10-10 हजार बच्चे वो वीडियोस देख रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको अपना सोने उठने का रूटीन बिल्कुल सही रखना है और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी डेली, कम से कम आपको पसीना बहाना है, मैदान में जाना है, 40-50 मिनट अपनी हेल्थ को देने ही देने हैं। ये हम दोनों की एक तरीके से बोल सकते हो कि लर्निंग्स है मिस्टेक्स से जो होती है, मतलब यूजुअली आपके साथ भी होंगी। ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो प्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका जो है 120, 110, 130 के बीच में स्कोर है और वो सोच रहे हैं उनका नहीं होगा, और जिनका हो जाएगा। देखिए अभी उनकी बात करी थी हमने ओवर कॉन्फिडेंट वाली, वो आपको नहीं होना है। और जिनका नहीं होगा वो ये मत सोचो खत्म गेम। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में भी हुनरप्रीत की बहुत कम मार्क्स थे उसके कट ऑफ के बराबर, बट वो ऑल इंडिया रैंक 6 लेके आया। ऐसे ही आपके सामने सोमवीर है जिन्होंने इतना टाइम दिया और हिम्मत नहीं हारी। कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये सिलेक्शन लेके बैठे, आपके पास भी बहुत मैसेजेस आते होंगे बच्चों के जो 100, 110, 120 पे खड़े हैं। क्या है, जैसे आपने अभी बताया कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट हमारा, है ना। कोई बच्चा अगर आज 140, 150 स्कोर कर रहा है तो उसका भी प्री क्लियर होना श्योर नहीं है, लेकिन 110, 120 वाला क्लियर कर सकता है। ये आखिरी के 10-15 दिन ना अपने आप को बैलेंस रख के और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ, यही आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन, यही आपका मेक और ब्रेक है। यहां से आप बना सकते हो, उठा सकते हो गेम, यहां से गेम खराब भी कर सकते हो। तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको लगे रहना है और सेल्फ बिलीफ रखना है। आज भले ही कोई 120 वाला हो, ये हम ओपनली बात करें, 120 वाला हो, वो भी क्लियर करके बहुत बढ़िया रैंक ला सकता है, जिसका एक एग्जांपल भी आपने बता दिया है। ऐसे एग्जांपल गाइस मेरे पास इतने सारे ना, अगर ये वीडियो चलती रहे ना, मतलब क्योंकि मैं सच बताऊं तो अब जैसे मैं ऑफिस भी आता हूं, तो अभी जैसे कल परसों की बात थी, एक ई रिक्शा चलाता है एक लड़का, ठीक है, वो मुझे पहचान गया और वो मेरे पास आया। शायद वो वीडियो भी देख रहा होगा, अभी मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा, कुछ ज्यादा वो भी नहीं करूंगा। डेफिनेटली मैं उससे दोबारा मिलूंगा सिलेक्शन के बाद। तो वो लड़का सुबह 4 घंटे पढ़ता है, फैमिली प्रेशर है भाई, कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, दिल्ली में उसे ई रिक्शा चलाना पड़ रहा है। उसके बाद वो 8 घंटे बैठता है, पढ़ता है, फिर शाम को दोबारा रिक्शा चलाता है। तो ये शायद इससे ज्यादा मजबूरी आपके साथ नहीं होगी। बिल्कुल भाई, डेडिकेशन। मतलब देखो कितने बच्चे कमेंट करते हैं वीडियोस के नीचे कि इंग्लिश में दिक्कत है, मैथ्स में दिक्कत है। आपके वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, आप रिप्लाई कर दोगे, वो 10 दिन बाद दूसरे टीचर के सामने वही प्रॉब्लम्स का जिक्र कर रहे होंगे कि मैथ्स में दिक्कत, इंग्लिश में दिक्कत। तो भाई देखो, मेरा मानना ये है हेमंत भाई कि अगर आपको अपनी दिक्कत पता चलेगी तो 50% बैटल तो आपने वैसे ही जीत लिया। बहुत सारे लोग तो एडमिट ही नहीं करते कि ये मेरी दिक्कत है, मेरी वीकनेस है। सबसे बड़ी बात यही मतलब मेरे को लगती है, बुरी लगती है, जब आपको पता चल गया। और दिक्कत क्या है भाई, 10 से 15 दिन की प्रैक्टिस की कमी है। 10 से 15 दिन जिसने कंसिस्टेंटली, वही बात है, कंसिस्टेंटली पॉजिटिव एनर्जी के साथ जिसने लग के कर लिया, वो जो दिक्कत है, वो दिक्कत वाली चीज जो है, अगर वो 10 में से अगर अपने आप को भी 1-2 पे रख रहा है तो 5-6 के स्केल पे आराम से आ जाएगा। मतलब सोर्सेस तो आपको भी पता है, जो सबको पता, सबको है, सुनना क्या चाह रहे हैं, सबको जवाब भी पता है। पर अगर आप ये सुनना चाहते हो कि हमने क्या पढ़ा, तो भाई हमने भी वही पढ़ा जो आप पढ़ रहे हो। इसका आंसर यही है, बस हमने उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा। बिल्कुल। और इसमें एक चीज और हेमंत भाई जोड़ेंगे कि रिसोर्सेज को अपने लिमिटेड रखो। ऐसे मत करो कि 10 टीचर्स की 10 किताबें आप पढ़ रहे हो ना, हर कोई। मैंने तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने तो जो आपके लिए फेमस टीचर्स हैं, ये तो शायद मेरे टाइम पे थे भी नहीं, मेरे बहुत बाद में आए हैं। तब भी सिलेक्शन तो होता था ना, हमारे बैच वालों का भी होता था। क्या वो इन्हीं टीचर से पढ़ते थे, सेल्फ पढ़ते थे। मैंने सेल्फ स्टडी करी, वही गिनी चुनी किताबें, बट हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट होता था। हम हिम्मत नहीं हारते थे, हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहते थे, उसको पेन और पेपर लेके उसको भरते रहते थे। आज के टाइम में आपका टैबलेट है, आप बस वो बटन दबाते इरेज हो जाता है, ठीक है, आप उसमें खेलते रहते हो,
वो खेलना बंद कर भाई दो। एक चीज और ना, उस टाइम पे रील्स भी नहीं होती थी, इंस्टाग्राम जियो वगैरह इतने पॉपुलर नहीं थे। नहीं तो चलो, आपको अगर फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम पर ऐसे लोगों को फॉलो करो जहां से आपको बिल्कुल मोटिवेशन बिल्कुल, मिल रहा है। मोटिवेशन रील्स, मिल रहा है या कुछ लाइफ में हाँ कुछ ग्रो कर पा हाँ रहे हो हाँ आप, हाँ हाँ, आपको बेनिफिट मिल रहा है उन चीजों बेनिफिट मिल रहा है, आपको चीजें समझ आ रही है। जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने अभी एक डाली थी कि सैलरी कितनी इंस्पेक्टर की, तो भाई अगर कुछ ऐसे लड़के हैं जिन जो बहुत अमीर हैं, ऐसे भी होंगे है ना, तो जब आपके पास हमारी सैलरी से ज्यादा आपको पॉकेट मनी से। मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल तो आप भाई, देखो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपकी बिल्कुल पॉकेट मनी हमारी सैलरी से ज्यादा है इस टाइम पर, तो यू डू समथिंग बेटर। बिल्कुल भाई। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे जो बच्चे स्टार्टिंग से ठीक है, मान लो कि जिनका बैकग्राउंड ठीक है, अबव एवरेज है, जो मान लो अपर मिडिल क्लास है, या फिर जो स्टार्टिंग से टॉपर रहे हैं, तो वो सीजीएल अगर क्लियर कर भी रहे हैं तो उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मैं उनसे भी मिल ना। चुका हूँ। है ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जेन्युइन। लेकिन अगर कोई हम्बल बैकग्राउंड का बच्चा या कोई बच्चा 2-3 अटेम्प्ट में लड़के अपनी मिस्टेक से सीख के अपनी कमियों पे काम करके अगर क्लियर कर रहा है, और भले उसकी रैंक ना आए भाई, है ना, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उसने किन सरकमस्टांसेस से, किन किन चीजों से, खुद की लर्निंग से कितना चीजों को सीख के समझ के जो कन्वर्ट किया है, वो मैटर करता है। मतलब सिचुएशन पर आप कैसे रिएक्ट आगे करते निकलते हो, हैं, रिएक्ट करते हो, उससे सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी बन जाती है। फिर आप जब सिचुएशन से लड़के आते हो तो आप किसी भी परिस्थिति में हार मानते नहीं हो। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप जॉब में आ गए और आपको लगा आपने पेपर क्लियर कर लिया, जैसे मैं अभी जॉब में ही हूँ और सोमवीर अभी आ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हम, जैसे अब मैं जॉब में हूँ तो ऐसा नहीं है कि मतलब अब यहाँ पर खत्म हो गया, सिलेक्शन हाँ ले लिया, खत्म। बिल्कुल। यहाँ उससे ज्यादा चैलेंजिंग है। बिल्कुल, तो पढ़ाई बहुत, वढ़ाई में तो हाँ एक मोनोटोनस रूटीन रहता है, हाँ, यहाँ पे तो यहाँ नहीं आपके ऐसा। सामने ऐसे चैलेंजेस आ जाएंगे अभी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया मतलब होंगे। आपको 2-3, जैसे कोई नहीं बताता कि तैयारी कब छोड़ देनी है ना, सब ये तो बता देते तैयारी। जब ऐसा लगे कि मॉक्स में स्कोर आना बंद हो गया है, अंदर से कोई मोटिवेशन बची नहीं है, कोई पॉजिटिव एनर्जी है नहीं, आपने 2-3 अटेम्प्ट अपने दे के देख लिया, तो मतलब एक वाइज डिसीजन यही रहता है कि आप शायद इस लाइन के लिए बने नहीं हो, आपको लाइन चेंज कर लेनी चाहिए, है ना। तो ये चीजें भी जरूरी हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कब स्विच करना है, कब अंदर, मतलब कब स्टार्ट करना है, कब बाहर जाना है। तो गाइज सोमवीर ने बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें मेरे हिसाब से शेयर करी है। मेरे फादर साहब हमेशा कहते थे आपको गेम में बने रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मान लो कि ये पूरा फेज जो हमारा प्रिपरेशन वाला, ये एक इनिंग्स है, बैटिंग की एक इनिंग्स है। तो आपको क्या है, आपको बॉल जो है शरीर पे भी लगेंगी, आपको डक भी करना होगा, किसी किसी बॉल पे आपको छोड़नी भी होंगी गेंद, लेकिन आपको जो कनेक्ट करवानी है ना, आपको अगर बने रहोगे तो वो एक गेंद जरूर कनेक्ट होगी भाई, जो बाउंड्री से पार जाएगी, जो आपको जो है वो जॉब दिलाएगी जहां पहुंचना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी और स्टेइंग इन द गेम, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। समझ पाए तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखो लाइफ ना हमारी कभी भी बदल सकती है, और किसी की एक लाइन से भी हमारी लाइफ बदल सकती है। कोई कोई, जैसे अगर हम बात करें तो कोई रिलेशन में रिजेक्ट होके, जैसे वो बहुत वायरल रील्स बनती है, मेरा इंतकाम देखेगी, अपनी लाइफ को अलग लेवल पे चले जाते हैं। कोई कोई बच्चा, जैसे किसी रिलेटिव ने कुछ बोल दिया या किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, वो बात दिल पे ले गया, उसने अपनी जिंदगी बदल दी। तो जिंदगी बदलती है भाई, रिजल्ट मिलता है, चमत्कार होते हैं, बस वो है आपको तरीका आना चाहिए, आपको गेम में डटे रहना है, आपको फेलियर्स भी झेलने हैं, आपको सक्सेस को भी एंजॉय करना है। तो गाइज सारी चीजें खत्म हो गई हैं, अब जान लेते हैं कि हमारे बारे में और हमारे साथ कब से जुड़े हैं सोमवीर, और कहाँ हमसे जहां हो सका हमने इनकी कहाँ मदद करी है। हेमंत भाई, जैसे मैं 2020 में आईटीबीपी छोड़ के आया था, मैंने सीपीओ 2017 से सब इंस्पेक्टर इन आईटीबीपी ज्वाइन किया था। तो जब मैं छोड़ के आया तो मैंने देखा कि यार मैं 28-29 साल का हो गया, तो जितने मेरे साथी थे सारे लगभग लग चुके थे, मतलब कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए थे, और जो एक दो कुछ इक्का दुक्का थे उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी। तो कोई भी मेरे को ये जो राइट गाइडेंस और राइट डायरेक्शन वाली बात हो रही थी, तो कोई एक सही सोर्स मेरे को मिल नहीं रहा था। तो स्क्रॉल करते हुए एक बार मेरे सामने जो है एसएससी कोर की वीडियो खुली, और मेरे को बड़ा ही मतलब बहुत ही जेन्युइन पर्सन लगे आप, और मतलब उसके बाद से मैंने जो 2020 से आपको फॉलो करना शुरू किया, और चीज़ें फिर वेरीफाई भी मतलब हुई 2021 की, और जो है 20 वाली और 21 वाली जो कट ऑफ वीडियो थी वो कितनी प्रेसाइज थी, जबरदस्त तरीके से। और मैं ये कहूँगा भाई हेमंत भाई की, जिस तरीके से आप बच्चों को गाइड करते हो, मतलब एकदम बड़ा भाई हो, बड़ा भाई की तरह जैसे गाइड करते हो, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी उन चीज़ों से मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर मान लो कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई टेलीग्राम पे या कहीं पे भी इंस्टा पे
तो आप रिप्लाई करते हो यार। है ना, बहुत लोग तो अपने आप को बहुत तुर्रम खा समझने लग जाते हैं, बहुत ही हाँ, मैं फील कर चुका हूँ, ये काफी बच्चे बोल चुके हैं। तो ये वो लोग रिप्लाई नहीं करते। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इस स्टेट पे हो कि आप किसी की हेल्प कर सको तो आपको हेल्प कर देनी चाहिए, और वो आप बहुत ही बड़े बढ़िया तरीके से जो है जेन्युइनली गाइड कर रहे हो। तो 2020 से ये सफर रहा एसएससी कोर के साथ, और फाइनली मुलाकात हमारी आज हुई, लेकिन बातचीत हमारी चलती रहती थी, लेकिन फाइनली मुलाकात आज हुई। और मतलब जैसा सोचा था कि मिलने के बाद बिल्कुल वही पॉजिटिव एनर्जी और वही एटीट्यूड, मतलब मजा आ गया मिलकर, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा एक सजेशन है कि ये एसएससी कोर को कोर ऑफ एसएससी अगर डिक्लेयर कर दें या ऑफिशियली, इसका लोगो भी तो बहुत इससे जबरदस्त है। फिर जो जेलसी लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एसएससी कोर को हम कोर ऑफ एसएससी ऑफिशियली हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए विद ब्लू टिक, अगर यूट्यूब इंस्टाग्राम पे पर हो जाए तो बिल्कुल बहुत ही इंस्टा पर मजेदार ब्लू टिक हो चुका है, रहेगा। वो सबको मिल रहा है, आप भी ले सकते हो। तो ठीक है। बहुत ही जबरदस्त यार। मैं सबको सजेस्ट भी करता हूँ, मैं 2-3 चैनल ही बताता हूँ अगर कोई भी मेरे से पूछता है एसएससी के लिए, तो एसएससी कोर उनमें से वन ऑफ दी फेवरेट चैनल है। और अगर आपको किसी भी तरह की एसएससी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स हैं, तैयारी से रिलेटेड, हेल्पिंग मटेरियल से रिलेटेड, सोर्सेज से रिलेटेड, तो आप एसएससी कोर ऑफ एसएससी हेमंत भाई अपने हैं, इनसे संपर्क करें। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इनसे जुड़े हुए हैं आप इनसे संपर्क करें, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करेंगे और सारे डाउट्स क्वेरीज को आपके एड्रेस करेंगे। तो सोमवीर भाई ने भी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है। ठीक है, मुझे कुछ पॉइंट सही लगते हैं, बट कुछ जैसे बच्चों के भी हैं, मतलब मेरे नहीं है, कि उनका ऐसा लगता है कि 22 की कट ऑफ जो है वैसी नहीं गई जो नहीं होनी भाई, चाहिए। बिल्कुल देखो, जब चीजें चेंज होती है ना, तो कोई भी इंसान ना हमेशा अपना बेस्ट देता है, कोई भी मतलब, और खास करके आप जिस लेवल पे हो वहां पे आप बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी बच्चे का नुकसान हो जाए, आपकी तरफ से, आपके हाथ से नुकसान हो जाए। तो आप हमेशा पॉजिटिव ही देने की, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो यार। और प्रेडिक्शन तो हमारे हाथ में होते नहीं, क्योंकि डाटा इतना बड़ा है, अब उसमें कितने 50% 70% बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, वो अपना डाटा शेयर करते हैं। तो जो चीजें हमारे हाथ में है नहीं, उन चीजों पे नहीं कर सकते, लेकिन हम अच्छी चीजों को जरूर अप्रिशिएट करेंगे। जो 20 और 21 की जो जबरदस्त, जो इतनी प्रेसाइज कट ऑफ वाली वो जो वीडियोस थी, तो उस चीज को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। आप भी करो यार, है ना। और कमियां तो क्या है, हर इंसान में कमियां है, वही है, टाइम टाइम की बात है। कभी किसी की कमियां दिख जाती हैं, कभी जैसे कोई रिलेशन स्टार्ट होता है, अगर जनरल बात करें, तो सामने वाला इंसान के अलावा मतलब वही दुनिया लगता है ना। और फिर जब चीजें खराब तरीके से अगर चीजें घूमती हैं, तो फिर लगता है कि यार इसको छोड़ के ही मतलब दुनिया, इसको बाहर करके ही दुनिया। मैंने एक वीडियो में सुना था कि सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे होना होता है किसी की भी हेल्प करने के लिए। अगर जैसे मान लो, एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देता हूँ, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, कोई आदमी रेलवे पटरी ट्रैक क्रॉस कर रहा है, तो आप जब ऊपर खड़े हो गए ना, जब भी उसका हाथ पकड़ के आप उसको प्लेटफॉर्म पे, यानी कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है पहले। तो ऐसा नहीं है आप ये सोचो कि सबको साथ में लेके चलते रहे और आपकी भी गाड़ी छूट गई और उनकी भी गाड़ी छूट गई। तो सबसे पहले आप अपना एक लेवल बनाएं, आपको जो है अपने एक्सपीरियंस से, अपने फेलियर से, रिजल्ट से वो लेवल बन जाता है। उसके बाद आप लाइफ में जिस भी स्टेज में हो, भले गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट में हो, कहीं भी आप लाइफ में किसी भी मुकाम पे हो, आप अगर कोई जेन्युइन पर्सन है जो आपसे हेल्प सीख कर रहा है, तो आप उसकी हेल्प करें। आपको अंदर से भी बहुत अच्छा लगेगा, आप सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर पाओगे, और वो अच्छा ही कहीं ना कहीं आपको रिवर्ट होके जरूर मिलेगी, जैसे कि मेरे को मिल गई। और इसी तरीके से यार आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, है ना। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, इसी तरीके से दिल खोल के जो है आप हमसे जुड़े रहें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे हेमंत भाई। बिल्कुल समीर भाई, चलो इसी के साथ Okay. इस वीडियो को करते हैं खत्म। All लाइक, the शेयर very एंड best. सब्सक्राइब।